किसी को दिक्कत है मैं आपको फिर दोबारा बताता हूँ, आप समझिए। देखो साहब ऐसा है ना कि जो हम सबसे लास्ट का स्टेप पढ़ने जा रहे हैं रिफाइनिंग। रिफाइनिंग क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ से जो और मिला है ना वो लगभग 99% है। हमें तो 99.99% इंसान ही जानते ही। मानो तो जानते ही उसको कितना भी मिल जाए तीरथ पटेल उतना ही कमी है कि नहीं? सही बात है कि नहीं बात है भाई? यहाँ तक इंसान सुखी नहीं हो पाया, सोचा कि बेचारा आप क्या करेंगे, तो पूरा नहीं है, 1% कम है, तो 1% आपका ये भी मिल जाए। आप सुनो, इसके लिए हमें रिफाइनिंग करना पड़ता है, लेकिन जैसा देश वैसा देश भाई। ऐसा तो है नहीं जिंक आएगा तो उसका भी रिफाइनिंग एक ही होगा, कॉपर आएगा तो लो उसका भी एक ही कर दो। भाई सबका अलग अलग तरीका है, इसका रिफाइनिंग इससे होगा, इसका रिफाइनिंग इससे होगा। तो देखते हैं, रिफाइनिंग के बहुत तरीके हैं। हम अभी इस क्लास में हमने कल आपको लिक्वेशन पढ़ाया था, ये भी रिफाइनिंग हो सकता है भाई। लिक्वेशन मतलब बारिश। एक बात और सुन लीजिए, जिस दिन मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊं उसी दिन पढ़ लेना, 4 दिन बाद ना आपको पढ़ना और ना पढ़ना बेकारी है। उस दिन पढ़ लोगे ना तो मेरी बातें समझ के खुद की भाषा में नोट्स भी बना लोगे, लंबे समय तक याद रहेगा प्रेम पटेल। नहीं तो फिर 4 दिन बाद भूल जाओगे ना कि मैंने क्या पढ़ाया था। अरे हम खुद भूल जाते हैं, हम खुद भूल जाते हैं, हमें खुद पढ़ना पड़ता है कि मैंने क्या पढ़ाया था। मुझे अगर कोई चीज बताना है ना तो मैं यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे पेज पे नोट करके बैठा भी हूँ। मैं भूल जाऊंगा तो यहाँ देख लूंगा, अच्छा क्या शॉर्ट ट्रिक क्या था, ऐसे क्या था। तो ये साहब ये सबके साथ होता था, करंट करंट में किया करें। अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो मेटलर्जी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वास्तव में ये जो मेटलर्जी पढ़ा रहा हूँ बच्चों, अगर आप सुनेंगे तो मैंने इतना डेप्थ में, इतना डिटेल में मेटलर्जी में पहली बार पढ़ा। क्यों? इसके पहले मेटलर्जी में केवल केवल ऐसे बताता था कि ये प्रोसेस ऐसे ऐसे होता है, ऐसे वैसे होता है। लिक्वेशन पढ़ लेना, डिस्टिलेशन पढ़ लेना, पोलिंग पढ़ लेना, क्यूपलेशन पढ़ लेना, ये सब पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐसे ऐसे होता है। पहली बार पिछली पिछली लास्ट क्लास में भी, मतलब पिछले ईयर के स्टूडेंट को भी हमने केवल एक तरीका बताया था कि मेटलर्जी और ऐसे ऐसे होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था। मैंने वहां भी डेप्थ में नहीं पढ़ाया था क्योंकि हमारे पास समय नहीं। आप तो मतलब आप पूछिएगा बच्चों से, उनको इनऑर्गेनिक में बहुत दिक्कत बीच में भी थी, बहुत क्वेश्चन उनसे गलत हो जाते थे। मतलब पहली बार मैं इसको इतना डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, इतना मतलब गहराई में पढ़ा रहा हूँ। और इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कई दिन से मैं खुद भूलता जा रहा था कि मेटलर्जी क्या होता है। तो मैंने सोचा एक बार पढ़ा के मैं खुद से याद कर लूँ कि मेटलर्जी सही है कि नहीं। क्योंकि मैं ऑर्गेनिक और फिजिकल पे सबसे ज्यादा फोकस करता था बच्चों पे। लेकिन इस बार हमने क्या सोचा है ना, इस बार मैं आपका एक पॉइंट भी नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने तरीके से आपको सब कुछ पढ़ा के भेजूंगा क्लास में, पेपर में। जब आप पेपर में बैठेंगे ना तो आप याद करेंगे कि सर ने ये सब टॉपिक पढ़ा रखा है और ये सब के सब नोट्स में हमारे हैं। ये अलग बात है कि हमने मेहनत नहीं की और हम अच्छे मार्क्स नहीं ले पाए। आप हमारे पे बिल्कुल ब्लेम नहीं लगा सकते, चाहे बोर्ड में जाइए या कुछ भी जाइए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किल से, मैं आप सभी से बोलना चाहता हूँ, मुझे केवल और केवल 10 दिन और आपका चाहिए, मात्र 10 दिन। 10 दिन के बाद आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप किसी से बोलिए साहब हमसे कोई क्वेश्चन पूछ लो। यदि आपने हमारी बताई गई बात को अच्छे से पढ़े होंगे, एनसीईआरटी बुक आप अच्छे से रिवाइज किए होंगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको हर टॉपिक एज ए टीचर की तरह आप दूसरों को समझा सकते हैं। भाई हमसे जितना हो पाए हम आपकी तरह सपोर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इंग्लिश भाषा में मेहनत कर रहे हैं और हिंदी भाषा में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसका गुजराती में मीनिंग क्या होता है वो सब नोट्स के सामने लिख लिया करें, ताकि जब हमारी नोट्स को पढ़ेंगे तो आप उसको गुजराती में भी समझ पाए। तो मैं रिफाइनिंग का तरीका साहब, ये लिक्वेशन था। लिक्वेशन मतलब लिक्विड। एक किसान पानी नहीं बरस रहा तो भगवान से प्रेयर करेगा, सुनो प्रभु बिस्मिल्लाह, हो गया बात खत्म। जब दोनों के मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग हो, फिर डिस्टिलेशन समझाया था। पोलिंग में याद है लकड़ी का लट्ठा फ्रेश वाला। फिर क्यूपलेशन, कपल कपल याद है ना, कपल। अच्छा ये दोनों पायरोमेटलर्जी है, मतलब इन दोनों को केवल आप हीट कर देंगे ना साहब, तभी आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। दोनों केवल हीट कर दे, केवल हीट करना साहब। और हीट पता ना एयर की प्रेजेंस में किया जाता है। क्यूपलेशन मतलब कपल, कपल की जब शादी होती है ना, पता बहुत ही महंगे सोना उसे पहनते हैं ना, और उसी क्या कहते हैं, नोबेल। नोबेल गैस नहीं, नोबेल सॉलिड, सॉरी नोबेल मेटल, है कि नहीं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? सबसे नीचे बॉटम में, रिएक्टिव सिविल में। तो ये तो हो गया। फिर वेस्मराइजेशन अभी समझा देता हूँ। वेस्मराइजेशन किसके लिए होता है? कॉपर के लिए होता है। कॉपर पायरेट इसका मेन ओर है, CFeS2। लेकिन बेचारा ये दो फॉर्म में पाया जाता है, कॉपर सल्फाइड और कॉपर, सॉरी आयरन सल्फाइड। लेकिन ये क्या है? ये तो इम्प्योरिटीज है बेचारा, इसको दूर करना है। तो हम पहले दोनों को हीट करेंगे, दोनों को एयर की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो दोनों का ऑक्साइड बनेगा।
अब ये आयरन का ऑक्साइड बन गया, ये बेसिक इम्प्योरिटीज है, तो इसमें एसिडिक इम्प्योरिटीज क्या मिलाएंगे, SiO2 मिला देंगे। साहब ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं, तो ये स्लैग बन जाएगा, FeSiO3 का स्लैग बन जाएगा। और ये स्लैग और इससे हम फिर हिट करेंगे तो कॉपर का ऑक्साइड बनेगा। और ये कॉपर का ऑक्साइड ये पहले से मौजूद है, दोनों आपस में सेल्फ रिडक्शन करेगा, तो यहाँ से कॉपर बनेगा, मेटल कॉपर बनेगा, लिक्विड फॉर्म में बनेगा। इसी को ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। और इसी के ऊपर आपका स्लैग क्या रहता है, तैरता रहता है, तो स्लैग आपका हल्का होता है इससे। अब ये स्लैग इसके दोबारा ये O2 से रिएक्शन करके कॉपर का ऑक्साइड में चेंज ना हो जाए, इससे ये स्लैग इसकी रक्षा भी करता है, प्रोटेक्शन करता है, दोबारा इसका ऑक्सीडेशन ना हो। भाई साहब हमने कॉपर के ऑक्सीडेशन को निकाल के कॉपर में चेंज किया, ये पता चला फिर से ऑक्सीजन लेके कॉपर का ऑक्साइड बनेगा, है ना, स्टेप नंबर 3 में दोबारा चला जाए। इसलिए स्लैग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसके बाद क्या है, मैंने बोला तो ये जो 6 वाला टॉपिक है इसको हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे मतलब बाद में पढ़ेंगे, इसको केवल नहीं बताया था मैंने, इसको केवल। बाकी जोन रिफाइनिंग मैंने बताया तो होता क्या, रिवाइज करा देता हूँ। मोन प्रोसेस में आपको मोनिका याद रखना, मोनिका याद रखना। मोनिका मतलब आपको मोनिका याद रखना, मोन प्रोसेस में निकल और क्या मतलब कोबाल्ट की प्रेजेंस में वेन ये दोनों सेम ही, कैसे सेम है, ये दोनों में वोलेटाइल बनता है, फिर हीट करते हैं, फिर मेटल बन जाता है कि नहीं। चलो के करके देखते हैं। लिक्वेशन में आपको बता चुका था। अच्छा, अगर किसी को भी कोई टॉपिक में दिक्कत आएगा तो आप मुझे बीच में रोक लीजिएगा ना, सर ये दोबारा बता दो। लिक्वेशन में किसी कोई दिक्कत तो है नहीं, लिक्वेशन मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। सोना प्रभु बिस्मिल्लाह। अच्छा, जो भी बाबा जी का बूस्टर उसको याद रखेंगे। डिस्टिलेशन बता दिया था। डिस्टिलेशन में हमको बताया था कि डिश टीवी है, डिश टीवी में ये भी शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक से अच्छा मुझे दूसरा कोई शॉर्ट ट्रिक लगा, वही जिंदा वाला जो CD कैसेट है ना, जिंदा। जिंदा एक मूवी है, आपको पता ही है, मैंने कल बताया था जिंदा। और ये मूवी आपका डिश टीवी पे आ रहा है। अगर भाई जो डिश टीवी पे आप नहीं देख पा रहे हैं तो CD तो होगी ना, तब उसको देख लीजिएगा, डिश टीवी डिस्टिलेशन। उसके बाद पोलिंग क्या होता है जानते ही है, जो आपका जो लकड़ी है, जो पेड़ पौधे, वो हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन मतलब वो मेथन निकलेगा, और यही मेथन क्या करेगा, इसको आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और ये प्योर मेटल बना लेगा। देखो कितना सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना साहब, थोड़ा सा आप खुद मेहनत करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें। पोलिंग देखो जरा, पोलिंग आपको पता है शादी के बर्तन बहुत बड़े बड़े बनाए जाते हैं, इसी में सब कुछ करना। लकड़ी का लट्ठा लेना है और वो जो भी आपको हिट करना मिलाते रहिए। अपने आप यहाँ पे हाइड्रोकार्बन बनेगा, फिर इसको रिड्यूस कर देगा, फिर कॉपर मिल जाएगा। मतलब टीन और कॉपर और टीन के लिए पोलिंग यूज करते हैं। पायरोमेटलर्जी क्या है, जिसमें क्यूपलेशन और वेपोराइजेशन कहते हैं। पायरोमेटलर्जी मतलब इनको एयर की प्रेजेंस में केवल आपको हीट करना है, केवल हीट करेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। ये लास्ट स्टेप है, हम प्योर मेटल को रिफाइन कर रहे हैं। हमारे पास मेटल आ चुका है, लेकिन हम उसको और प्योर करना चाहते हैं। क्यूपलेशन समझते हैं ना, क्यूपलेशन मतलब आपको पता है ना, विराट कोहली साथ देख लीजिए। कपल क्या कर, जब शादी होती है तो सोने की महंगे धातुएं पहनता है वो, है कि नहीं। तो ये रहा। अब इसको मुझे शुद्ध करना है, तो इसमें सबसे पहले आपको पता है लेड की इम्प्योरिटीज होती है, तो दोनों को क्या करो, आप इसको हीट कर दो। तो हीट करोगे तो इसमें इसमें जो लेड की इम्प्योरिटी उसका भी ऑक्साइड बन जाएगा, और यहाँ पे Ag लो या Ag लो, उसका ऑक्साइड बन जाएगा। लेकिन ये रिड्यूस्ड सीरीज में नीचे है, तो इसका ऑक्साइड अनस्टेबल होता है, ये थोड़ी देर में अपने आप क्योंकि आप हीट तो कर ही रहे हैं, तो ये सिल्वर और ऑक्साइड अलग हो जाता है। देखो प्योर मेटल मिल चुका है ना। क्यूपलेशन मतलब कपल हमेशा नोबल मेटल मैंने बताया था। नोबल मेटल जो नीचे है, जैसे प्लेटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, पैसा वाली चीज है ना। हाँ, बेसिमलाइजेशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिमलाइजेशन है, बार बार कह रहा हूँ। ये लिख के रख लो कि ये बोर्ड में भी आएगा, ये बोर्ड में भी पूछता है, और साथ में सब मैंने क्या बोला था कि कॉपर का, बच्चों जो कॉपर होता है, कॉपर बच्चे अभी भी ऐड हो रहे, जो कॉपर होता है उसका मेन और क्या होता है, कॉपर पायराइट होता है। कॉपर पायराइट का फॉर्मूला CFCH2। लेकिन ये कॉपर और सल्फाइड के फॉर्म में अलग रहता है, और Fe के साथ मतलब कॉपर पायराइट वास्तव में इस फॉर्म में रहता है। इसी को मोल्टेन मेट भी कहते हैं। मोल्टेन मेट क्या कहते हैं, कॉपर पायराइट जो होता है सर, जो मेन और होता है, वास्तव में कॉपर सल्फाइड और आयरन के सल्फाइड के रूप में होता है, उसी को मोल्टेन मेट कहता है। और ये आपका प्योर है सर, प्योर, और ये आपका इम्प्योर है सर। लेकिन आप तो बेसिमलाइजेशन कर रहे हैं। बेसिमलाइजेशन क्या होता है, पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी मतलब इसको सर O2 की प्रेजेंस में केवल हीट करना है सर, इसको भी O2 की प्रेजेंस में हीट करना। देखो O2 की प्रेजेंस में हीट, और इसको O2 की प्रेजेंस में हीट, कितना सिंपल काम है भाई। हीट करेंगे तो इसका ऑक्साइड बन जाएगा, इसका ऑक्साइड बन जाएगा। लेकिन साथ एक तो इम्प्योर है, एक तो प्योर है। तो जो इम्प्योर है, जैसे मान लो ये इम्प्योर है, तो ये बेसिक फ्लक्स है, तो क्या करो, एसिडिक फ्लक्स मिला दो, ये एसिडिक है, ये बेसिक है, लो स्लैग बन गया। अब ये स्लैग क्या होता है,
स्लैग क्या होता है, जो आप मेटल बनाएंगे मोल्टेन फॉर्म में उसी के ऊपर तैरेगा। क्यों? ताकि ये मेटल दोबारा ऑक्सीजन से, एयर से ऑक्सीजन लेकर दोबारा ऑक्सीडेशन ना हो जाए। भाई कितना तकलीफ से हम स्टेप नंबर 3 में ऑक्सीजन हटाए हैं, रिडक्शन कराए। अब ये देखो ये क्या होता है साहब, ये कॉपर सल्फाइड है, आपने O2 से रिएक्शन कराया था, ऑक्साइड बना। अब जैसे जैसे ऑक्साइड बनेगा हमारे कंटेनर में, हमारे पास ये कॉपर सल्फाइड भी तो होगा, तो ये दोनों आपस में सेल्फ रिडक्शन करेंगे। सेल्फ रिडक्शन मतलब, सेल्फ रिडक्शन का मतलब होता है आपके पास ये जो कॉपर ऑक्साइड है ना, इसमें आपको किसी और चीज का रिडक्शन नहीं करना है कि साहब लो मैं कुछ और डाल देता हूँ जिससे ऑक्सीजन निकल जाए, कॉपर बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आपके कंटेनर में जो ये कॉपर सल्फाइड पहले से पड़ा है ना, यही क्या करेगा, इसको सेल्फ रिडक्शन करेगा, अपने आप रिडक्शन होता है। आपको कुछ और एक्स्ट्रा डालने की जरूरत ही नहीं। देखो जरा क्या रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया ना, ये सेल्फ रिडक्शन हो गया साहब। इसी को ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। तो बेसिमराइजेशन में कॉपर में ब्लिस्टर कॉपर बनता है। अब ब्लिस्टर कॉपर मान लो ये बन चुका है, ब्लिस्टर कॉपर है, इसी के ऊपर स्लैग चारों ओर से आ जाएगा, ये स्लैग आ जाएगा। अब स्लैग क्या करेगा, बाहर से O2 ये ब्लिस्टर कॉपर ना लेके दोबारा ऑक्साइड में चेंज ना हो, इसको रोक लेगा, प्रोटेक्शन करेगा, है ना, दोबारा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोकेगा। प्रियंक पटेल समझ में आ रहा है? प्रियंक पटेल? हाँ सर। शुभम ये समझ में आ गया था? हाँ सर, ये तो आ गया था। पक्का अच्छे से समझ में आ गया था ना? हाँ सर। हाँ उस देखो हम तो बता दिए, लेकिन इसके बाद भी एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी, ये बात याद ठीक है रखना। सर। हाँ अब यहाँ से दिक्कत है शुभम, जरा मेरी बात सुनो। मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रोलाइटिक जो रिफाइनिंग है इसको थोड़ा सा बात पढ़ेंगे, थोड़ा सा, लेकिन जो जोन रिफाइनिंग है उसको अभी पढ़ेंगे, जोन रिफाइनिंग अभी पढ़ेंगे। और जोन रिफाइनिंग यूज होता है सेमी कंडक्टर के लिए। सेमी कंडक्टर मतलब सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इसी के लिए पढ़ते हैं सेमी कंडक्टर। वैसे फिजिक्स का टॉपिक है, चिंता ना करें, बहुत डिटेल में आपके आने वाला है सेमी कंडक्टर क्या होता है, थोड़ा सा सॉलिड स्टेट में भी आया होगा, तो सेमी कंडक्टर हम लोग उसमें पढ़ेंगे। तो अभी जोन रिफाइनिंग में पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोलाइटिक जो रिफाइनिंग है इसको स्टडी लेटर मतलब थोड़ा बाद पढ़ेंगे। बाद मतलब जब मैं मेट्रोलॉजी शुरू करूंगा तो उसे मैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग एक जगह आने वाला है, वहीं पर सिखा दूंगा होता क्या है। अब स्मेल्टिंग ऑफ आयरन क्या है साहब, स्मेल्टिंग मतलब जब भी कभी भी किसी का रिडक्शन कोक की प्रेजेंस में कराया जाता है, अब यहाँ पे आयरन का ऑक्साइड होगा Fe2O3 Fe2, से स्मेल्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। भाई स्मेल्टिंग होता क्या, किसी के ऑक्साइड को, किसी के भी मेटल के ऑक्साइड को, उसके ऑक्साइड को हटा देना, रिडक्शन कराना विद द प्रेजेंस ऑफ आयरन कोक, सॉरी विद द प्रेजेंस ऑफ कोक, उसी को तो स्मेल्टिंग कहते हैं। अलग बात है कि आयरन की मेटलर्जी पढ़ना हमारे सिलेबस में, इसलिए स्मेल्टिंग ऑफ आयरन लिखा हुआ है कि नहीं सिंपल। अब सुनो, लेकिन जोन रिफाइनिंग तो मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने बोला ना केवल रिफाइनिंग में, पूरे रिफाइनिंग में केवल एक टॉपिक है जो बाद में पढ़ाऊंगा, बाकी सब पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाया मैंने। जोन रिफाइनिंग का कंसेप्ट समझो जरा। अगर आपने जोन रिफाइनिंग का कंसेप्ट समझ लिया ना तो आपको जोन रिफाइनिंग बहुत ही सिंपल लगे। कंसेप्ट सुनिए ध्यान से। देखो मान लो मेरे पास ये रॉड है, तो साहब अगर ये रॉड होगा तो इसमें मेटल के साथ साथ, प्योर मेटल के साथ साथ इम्प्योरिटीज भी होगा। भाई ये दोनों मेटल, ऐसा नहीं कि इम्प्योरिटीज मेटल नहीं है, मेटल में ही तो है, कहीं बाहर ही तो है नहीं। तो जोन रिफाइनिंग का यूज पता कब करते हैं, ऐसे समय करते हैं, ध्यान सुनिएगा, जब ये मेटल, अच्छा मेटल दो फॉर्म में हो सकता है, या तो सॉलिड हो और या तो लिक्विड हो। भाई इसको मेल्ट कर देंगे तो लिक्विड होगा। ध्यान सुनिएगा, जोन रिफाइनिंग का यूज हम तब करते हैं जब मेटल लिक्विड फॉर्म में हो और उस लिक्विड फॉर्म में जो इम्प्योरिटीज है ना, इम्प्योरिटीज वो अधिक से अधिक सोलुबल हो जाए। मतलब क्या हुआ, जैसे मेरे पास ये पेन है, मान लो ये मेटल है, लेकिन ये तो सॉलिड है। अब ये सॉलिड फॉर्म में इम्प्योरिटीज को अपने अंदर सोलुबल नहीं करेगा, लेकिन जैसे ये लिक्विड फॉर्म में कर दूं ना, तो जितने भी इम्प्योरिटीज फटाफट से आपके चिपक जाएंगे, सबके सब सोलुबल हो जाएंगे। सही है ना? तो अगर आपको इस प्रकार का केस दिखाई दे तो जोन रिफाइनिंग। मान लो एक बार क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन ये है कि एक मेटल जिसमें इम्प्योरिटीज है, यदि उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो वो उसके जितने भी इम्प्योरिटीज है सब उसमें सोलुबल है। बताओ उसकी रिफाइनिंग किससे करेंगे साहब? जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग का यही कंसेप्ट ही है कि जब मेटल लिक्विड फॉर्म में होता है तो वह अधिक से अधिक जितने भी इम्प्योरिटीज है सबको उसमें सोलुबल कर लेता है, लेकिन साहब सॉलिड फॉर्म में एक भी इसमें इम्प्योरिटी सोलुबल नहीं होगा। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो कि ये मेरा मेटल है, अब इसमें प्योर भी है इम्प्योर भी, हमें कैसे पता चलेगा? हम क्या करेंगे ना, एक हीटर लगा देते हैं, हीटर। अब सुनना, जैसे ये मान लो मेरे पास ये है, अब मैंने देखो यहाँ पे एक हीटर लगा दिया, हीटर, ये हीटर है, हीटर है ये, हीटर मतलब जहाँ पे टेम्परेचर आपको मिलेगा, हीटर है ये।
और ये मूवेबल है, मतलब ये हीटर यहाँ पे यहाँ से घूम सकता है, जा सकता है। मुझे एक बात बताओ, अगर ये हीटर है तो यहाँ पे इस इतने वाले हिस्से को मेल्ट कर देगा, मेल्ट मतलब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। भाई आप जहां, जैसे मान लो हीटर मैंने यहाँ रखा तो यहाँ पे मेल्ट करेगा, आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ मेल्ट करेगा, आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ मेल्ट करेगा। मतलब हीटर को जहां जहां लेके जाऊंगा वहां के हिस्से को क्या कर देगा, मेल्ट कर देगा, है कि नहीं। तो मुझे एक बात बता, मान लो कि सपोज सबसे पहले मान लो कि मैं हीटर को इधर से लेकर इधर से खसकाते ले जा रहा हूँ, कैसे जरा देखो। तो जैसे मान लो कि हीटर यहाँ पहुंचा तो यहाँ की चीजों क्या करेगा, मेल्ट करेगा, मतलब यहाँ का पोर्शन मेल्ट हो चुका है। तो होगा क्या, इसके आसपास की जितनी इम्प्योरिटीज है सब इसमें सोलूबल हो जाएगा। सही बात है। अब मैं क्या करूंगा, हीटर को यहाँ खसका लूंगा आगे, अब मैं हीटर को यहाँ लेके आऊंगा, अब यहाँ की चीजों को मेल्ट करेगा, सही है। अब तब तक यहाँ की चीज सॉलिड हो जाएंगी, सॉलिड, और सॉलिड होंगे तो यहाँ इम्प्योरिटी तो डिजॉल्व होगा नहीं, और जैसे यहाँ मेल्ट करूंगा अब सब यहाँ पे आके सोलूबल हो जाएंगे। फिर हीटर को खसका के यहाँ लाऊंगा, जैसे खसका लोगे अब यहाँ मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होगा तो सब इम्प्योरिटी इधर चली जाएंगी, तब तक ये सॉलिड हो जाएगा तो ये प्योर हो गया। ऐसे खसका के यहाँ कॉर्नर लेके आऊंगा, अब यहाँ मेल्ट हो जाएगा तो सब इम्प्योरिटी यहाँ के फंस जाएंगी और ये पीछे वाली चीज सब सॉलिड हो जाएंगी। अब यहाँ से कट कर लूंगा, अब इसको बाहर कर लूंगा और ये प्योर हो गया। सर हमारे मन में डाउट ये है कि सर कुछ बच गया है, तो बच गया तो इंसानी दिमाग जानते हो खुराफाती दिमाग होता है ना, क्या करेगा, अरे साहब हीटर को दोबारा घुमाओ ना, इधर लेके जाओ, बात खत्म। एक बार इधर लेके जाओ, इधर लेके जाओ, इधर लेके जाओ, इधर लेके जाओ, मजा आ रहा है, 3-4 बार करो, क्या दिक्कत है, क्या होगा, वापस लेके जाओ, वापस जाओगे तो फिर यहाँ लिक्विड बनेगा, फिर इम्प्योरिटी फंसेंगे, फिर आगे खसकाओ, फिर यहाँ लिक्विड बनेगा, फिर चारों से इम्प्योरिटी यहाँ फंस जाएंगे। ऐसे करके 2-3 बार घुमा लो, 2-3 बार घुमाओगे तो इससे पता क्या होता है, इससे सबसे ज्यादा प्योरेस्ट मेटल बनता है साहब। और ये हमेशा सेमी कंडक्टर के लिए यूज होता है, सेमी कंडक्टर के लिए जोन रिफाइनिंग यूज होता है, और एकदम पक्का एकदम बिल्कुल प्योर ना वो मेटल बना देता है। सिंपल है ना। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपको ये तरीका याद है कि मेटल यदि लिक्विड है तभी उसमें इम्प्योरिटी सोलूबल होगा, तो सब लिक्विड बनाते जाओ, इम्प्योरिटीज फंसाते जाओ, लिक्विड बनाते जाओ, इम्प्योरिटीज फंसाते जाओ, और जैसे वो लिक्विड से सॉलिड बढ़ेगा इम्प्योरिटीज में नहीं सोलूबल होगी, बात याद रखिएगा। क्लियर है ना। तो क्या करते हैं, इस हीटर को यहाँ से लेके यहाँ तक खसकाते जाते, और जैसे जैसे जहां से हटाएंगे वहां पे सॉलिड तो थोड़ी देर बाद बन जाएगा ना। जैसे जैसे खसकाते जाएंगे फिर इम्प्योरिटी फंसती जाएगी, लास्ट में यहाँ तक लेके आएंगे और यहाँ से कट कर देंगे, बाकी सब प्योर हो जाएगा। शुभम समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। कोई डाउट है पूछ लो साहब। नहीं सर ये तो आ गया है समझ में। प्रियंक पटेल। हाँ सर। हाँ तो अब शुभम बताओ, कुछ पूछना है इसमें, आगे बढ़ू मैं? नहीं सर इसमें अब कुछ नहीं। जो तुम्हारा डाउट था खत्म हो गया? हाँ सर। सबका डाउट एक बार देख लो जरा, जॉन रिफाइनिंग पढ़ लेना अच्छे से। मोनिका मतलब मोनिका समझते हैं ना, मोन्ड प्रोसेस निकल के लिए और कोबाल्ट का यूज करेंगे तो ये वोलेटाइल, तो याद रखना मोनिका मतलब मोन्ड प्रोसेस में भी वोलेटाइल बनता है, हीट करने पे निकल बन जाता है, और साहब इसमें भी वोलेटाइल बनता है और हीट करने पे टाइटेनियम बन जाता है। दोनों याद रखिएगा, इसमें टाइटेनियम के लिए यूज किया जाता है इसमें, और ये निकल के लिए मोनिका। तो देख लो मैंने ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, ये दोनों बता दिया, दोनों एक साथ है, केवल हीट करना याद रखिए ओटिव पोटेंस में, ये इंपॉर्टेंट है। वेस्चुराइजेशन ये मैंने बोला केवल कि इसको थोड़ा लास्ट में बताऊंगा, लास्ट में तो अभी बताने वाला हूँ। जॉन रिफाइनिंग बता दिया, मोन बता दिया, बोलो 9 में से 8 बता दिया ना शुभम? हाँ सर। ओके ठीक है, तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमें परेशान नहीं होना, चिंता नहीं करनी है, घबराना भी नहीं है। ठीक है, ये स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ सर। ओके ठीक। अब सुनिएगा, एक एक करके बता रहा, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। आज का हमारा टॉपिक है आयरन की मेटलर्जी। मैं बताना चाहता हूं कि जेई 2020 का इसमें से एक क्वेश्चन आया था जिसको भूषाल पटेल ने खुद गलत किया था, और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अब आपको गलत नहीं करना। जेई आयरन की मेटलर्जी पे एक क्वेश्चन पूछ चुका है जो कि केवल गुजराती में अंतर डिफरेंस करने से आपको दिक्कत आ गई। अब करना क्या है, एक बार ध्यान सुनना।
करना ये है बच्चों, सुनो, कि आपको मैं जो भी मेटलर्जी पढ़ा रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया उसका गुजराती ट्रांसलेट ना आप इसी पे लिखे, उस पे ना लिखे जहाँ पे गुजराती लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेट करते समय ना, अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही या लगता हो कि मैं सही नहीं बोल रहा हूँ, तो आपके ही शहर में खुशहाल पटेल कहीं पाया जाता होगा, फोन करके पूछ लीजिएगा। तो हुआ क्या था ना कि थोड़ा सा गुजराती में ट्रांसलेशन में ना, वो गुजराती बुक पढ़ के गया था, इसलिए उसने गलत, उसकी गलती नहीं थी, उसकी बुक की गलती थी, तो उसने गलत कर लिया। लेकिन एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी है, आपने गलत किया, इससे कोई लेना देना नहीं है आपको। तो करना क्या ना कि हमारी नोट्स में ही आपको गुजराती भाषा गूगल से ट्रांसलेट करके या जैसे भी करके उसके सामने लिख लेना है, और जरूर लिख लेना, दिमाग बिल्कुल ना लगाना कि डिस्टिलेशन क्या है, वो क्या है, वो क्या है। कृपया गुजराती में कन्वर्ट ना कर रहे, कृपया इसी में आप केवल हेडिंग लिख लें। चलिए, सबसे पहला मेटलर्जी पढ़ेंगे आयरन की मेटलर्जी। देखो, आयरन की मेटलर्जी, कॉपर की मेटलर्जी और एल्युमिनियम की मेटलर्जी हमारे लिए तीन इंपॉर्टेंट है। हम आपको तीन बता देंगे। बाकी मेटलर्जी मैं आपको विश्वास मानिए कि आप केवल बुक में देखेंगे ना तो केवल 2 मिनट लगेगा, आपको समझ जाएंगे ये हुआ क्यों। क्योंकि हमें 4 प्रोसेस में आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। चलिए देखते हैं। जैसे मान लो कि अगर, जैसे मान लो मैंने पूछ दिया, चलो मान लो मैंने ये पूछ दिया, ये पूछ दिया, चलो बताओ सिल्वर क्या करेंगे। मैंने पूछ दिया सिल्वर की मेटलर्जी बताओ, हमने पूछ दिया। सबसे पहले तो क्या करेंगे, सिल्वर का मेन ओर लेंगे, जो भी मेन होगा, सिल्वर सल्फाइड जो भी होगा, मान लो सल्फाइड है उसका मेन ओर है, मुझे भी ध्यान नहीं है। अगर आपको सल्फाइड दिख जाएगा तो इसका क्या करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे। सॉरी ट्रिपल ए है ना, ट्रिपल ए, सॉरी ट्रिपल ए है, तो इसका लीचिंग प्रोसेस करेंगे। लीचिंग प्रोसेस हो गया, लीचिंग से क्या सिल्वर का ओर बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसका या तो कैल्सिनेशन कराएंगे या तो रोस्टिंग कराएंगे। तो साहब इसमें तो ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या करेंगे बताओ, इसका क्या कराएंगे, कैल्सिनेशन की रोस्टिंग करा देंगे, ये सिल्वर का ऑक्साइड बन जाएगा। सही बात है। अब मुझे इस ऑक्सीजन को हटाना है, इस ऑक्सीजन को हटाने के लिए मैं रिडक्शन कराऊंगा। तो मुझे बता दीजिए क्या ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे है क्या? रिएक्टिव सीरीज में सबसे नीचे, तो केवल हीट करने पे इसका रिडक्शन हो जाता है। यार मैंने सिखाया तो था रिडक्शन में, तो देखो सिल्वर मेटल। हाँ सर। लेकिन इंसानी दिमाग बहुत शैतान दिमाग कि सर अभी तो प्योर नहीं बना। तो अभी याद करो, बताया था ना क्यूपुलेशन, विराट कोहली अनुष्का शर्मा की शादी, बताया था कि नहीं बताया था कि केवल हाँ हीट सर। करेंगे, जो भी इम्प्योरिटीज खत्म, देखो प्योर मेटल मिल जाएगा। देखो साहब, हमने बुक में नहीं पढ़ा कि क्या लिखा हुआ, मुझे ध्यान भी नहीं है, लेकिन आपको जो 4 प्रोसेस बताया था उसी के अकॉर्डिंग मैं भी घुमा घुमा के बता दिया। आप भी कर सकते हैं, आप केवल एक बार बुक देख लीजिए, फिर अपनी बातों को बता दीजिए। खैर स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो किसी की मेटलर्जी पढ़नी है तो हमारे पास 4 स्टेप है। पहला स्टेप तो भूलना नहीं, सबसे पहला स्टेप कौन सा? क्रशिंग के भूलना ही नहीं है। क्रशिंग मतलब सबसे पहले आपको पाउडर बनाना है, पाउडर बनाना, सबसे पहला काम पाउडर बनाना है। याद रखना, बिना पाउडर बनाए स्कूल नहीं आना है, तीरथ पटेल, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले पाउडर बना लिया, फिर कंसंट्रेशन करेंगे। कंसंट्रेशन की 4 मेथड है, जैसा देश वैसा बेस, अभी देखते हैं। उसके बाद इस ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, फिर ऑक्साइड से इस ऑक्साइड को हटा कर रिडक्शन कराएंगे, मेटल आ जाएगा। फिर उसके बाद रिफाइनिंग करेंगे। रिफाइनिंग के हमारे पास 9 तरीके हैं, 9 में से कोई एक अप्लाई कर देंगे, ठीक है। लेकिन आपको एक बात बताना चाहते हैं, अभी आगे बताएंगे। चलिए स्टार्ट देखते हैं। अब सर हम मेटलर्जी शुरू करते हैं, आयरन की मेटलर्जी। आयरन की मेटलर्जी शुरू करेंगे तो सबसे पहले आयरन का ओर लेंगे। आयरन के ओर में क्या क्या है, हेमा मान ली, हे, ये रहा हे, हेमा मान ली। हेमा मान ली मतलब Fe2O3, Fe3O4, कम वाला पहले आता है हेमा, हेमेटाइट, अधिक वाला बाद में आता है मैग्नेटाइट, ठीक है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। सीडेराइट मतलब मुझे एक बात बताओ, मान लो कि मेरे पास आयरन कार्बन की एक छड़ी है, मतलब मेरे पास FeCO3 है ना, मतलब मेरे पास आयरन की एक छड़ी है, आयरन कार्बन की एक छड़ी स्टिक है। और जब मैं स्कूल में ऐसे लेके चलूंगा तो क्या सब बच्चे साइड में होंगे कि नहीं होंगे? सब बच्चे साइड में हो जाएंगे। तो सीधे राइट। आयरन कार्बन की अगर आपके पास स्टिक हो, छड़ी हो और क्लास में जाएंगे तो सब बच्चे साइड में हो जाएंगे, नहीं होंगे? तो सीधे राइट है ना। और इसका नाम तो जानते ही, आयरन पायराइट। चलिए काम की बातें शुरू करते हैं। अब प्रश्न ये है कि सर इन चारों में से ऐसा और आप लीजिए जिससे ये 4 प्रोसेस पे हम मेहनत करें, पैसा खर्चा करें, सब कुछ खर्चा करें, तो हमें सबसे ज्यादा अमाउंट में वह मेटल मिले। सिंपल बात है।
इसका मतलब जब लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया तो लोगों को ये पता चला कि यदि कोई हेमेटाइट लेता है या मैग्नेटाइट लेता है तो इन दोनों से आयरन आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। मान लीजिए आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, बहुत पैसा लगाए, अब गलती से कोई सीडेराइट ले लिया, आयरन पायरेट ले लिया, तो साहब इससे भी आयरन मिलेगा, लेकिन आप जितना पैसा लगाएंगे ना उससे कम मिलेगा। तो भाई फैक्ट्री में आपको जॉब पे क्यों रखा गया है? ताकि आप कम से कम पैसे में, कम से कम टाइम में आप जो भी मेटल बनाए जिससे अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो। तो हुआ क्या ना कि आपको हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों से यदि आप 4 प्रोसेस यूज करते हैं तो उससे आयरन, लोहा आपको अधिक से अधिक मिलेगा और आपका प्रोडक्शन रेट बढ़ेगा। तो हमारे पास ये दोनों मेन ओर होते हैं। अच्छा, पूरी मेटलर्जी में एकमात्र आयरन एक ऐसा मेटलर्जी है ना जिसमें 2 आपके मेन ओर मिलेंगे, बाकी सब में केवल एक ही मिलेगा। फिर से सुन लीजिए, आयरन की मेटलर्जी में यदि आपने Fe2O3 लिया तब भी काम चल जाएगा, और यदि आपने Fe3O4 लिया तब भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों मेन ओर हैं और इससे आपको आयरन बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा। लेकिन आपको सीडेराइट और आयरन पायराइट नहीं लेना है, ये बात याद रखिएगा। चलिए समझ में आ गया। क्वेश्चन ये है कि सर आपने बोला, ध्यान से सुनिएगा, आपने बोला कि हम Fe2O3 और Fe3O4 दोनों लेके अब चलने वाले हैं। क्यों? क्यों सर, ये भी मेन ओर है, ये भी मेन ओर। मुझे एक बात बताओ, जरा सोच के बताओ, ध्यान सुनना, क्या इसमें सल्फर है? क्या इसमें सल्फर है? इसका मतलब फ्लोटेशन मेथड का यूज हम नहीं करेंगे। हम स्टेप नंबर फर्स्ट चलने जा रहे हैं, हम सबसे पहले कंसंट्रेशन करने जा रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, तो क्या हम इसमें फ्लोटेशन मेथड का यूज कर पाएंगे? नहीं सर, क्योंकि फ्लोटेशन मेथड का यूज तब किया जाता है जब उसमें सल्फाइड ओर हो। सल्फाइड ओर है। मुझे बताओ, क्या इसमें लीचिंग कर पाएंगे? लीचिंग नहीं सर, लीचिंग के लिए आपने बोला था ट्रिपल है तो है ही नहीं। इसका मतलब इन दोनों में से कोई मेथड यूज करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, यह मेथड आपका Fe2O3 के लिए यूज किया जाता है और यह मेथड आपका Fe3O4 के लिए यूज किया जाता है। कंफ्यूज ना हो, फिर से सुन लीजिए। यदि आपके पास Fe2O3 यदि आपने मेन ओर लिया और आपको कंसंट्रेशन कराना है तो आपको ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब हेमेटाइट यदि आपने लिया और फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं और स्टेप नंबर फर्स्ट आपको रिवाइज करना है, तो आप ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का यूज करें, जिससे आपका कोर का कंसंट्रेशन होगा और इम्प्योरिटीज आपकी बाहर चली जाएगी। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड यदि आपको ध्यान है तो मैं बता देता हूं। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का यूज हम तब करते हैं जब आपका ओर और इम्प्योरिटीज में एक हल्का हो और एक भारी हो, तब इसका हम यूज करते हैं। और जब आपके पास Fe3O4 होगा तो उसका कंसंट्रेशन आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से करेंगे, मतलब मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से करेंगे। इसमें कब किया जाता है? जब ओर और इम्प्योरिटीज में एक मैग्नेटिक नेचर का हो और एक नॉन मैग्नेटिक नेचर का हो। तो जरा मुझे बता दो, आयरन की मेटलर्जी में क्या हमें दोनों मेथड यूज करना पड़ेगा? बिल्कुल सर। आयरन की मेटलर्जी में हमारे पास मेन ओर कौन सा है सर? हेमा मान ली, मतलब हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। देख रहे हो ना, हेमा मतलब देख रहा हूँ, हेमा मान ली मतलब मेन ओर, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और मेन ओर। सिंपल है कि नहीं सिंपल है? कितना आसान काम है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, मेन ओर। अब हेमेटाइट के लिए ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, मैग्नेटाइट के लिए आपका वो, थोड़ा मैं इसको क्लोज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। तो बच्चों, हमने आपको बता दिया, जरा ध्यान सुनना, हमने आपको ये बताया कि आयरन की मेटलर्जी में आपके 2 मेन ओर पाए जाते हैं, एक हेमेटाइट और एक मैग्नेटाइट। हेमेटाइट का कंसंट्रेशन ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से किया जाएगा, जबकि मैग्नेटाइट मतलब मैग्नेटिक, इसका सेपरेशन मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से किया जाएगा।
एग्जाम में आपको भूलना नहीं है, याद रखिएगा आयरन की मेटलर्जी में कंसंट्रेशन में दोनों यूज करते हैं, हेमेटाइट के लिए अलग, मैग्नेटाइट के लिए। काम शुरू करते हैं, तो जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपका ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, जब ओर और इम्प्योरिटीज में डेंसिटी आपका डिफरेंट हो, मतलब एक हल्का हो और एक भारी हो, तब जाके आपको ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का यूज करते हैं। इसे हाइड्रोलिक वॉशिंग भी कहते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग समझते हैं ना, जब आप कार की वॉशिंग कराने जाते हैं ना, तो जो बीस बहुत तेज जरा जो बहुत तेज नहीं है पानी का बौछार करता है, उसे हाइड्रोलिक कहते हैं। तो जब इन दोनों में से कोई एक हल्का हो एक भारी हो, तब इसका यूज करते हैं। आपका जो हेमेटाइट होता है ये हैवी हो होता है, आपको पता है लोहा हैवी होगा, लोहा हैवी होगा, तो इम्प्योरिटी इसमें लाइट होता है। तो इन दोनों के लिए आपका ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का यूज किया जाता है। होता क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, आप समझते ही हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन का मेथड यूज कब किया जाता है? इस मेथड का यूज बच्चों हम तब करेंगे, यहाँ डेंसिटी गलत लिखा हुआ है, यहाँ डेंसिटी नहीं हो, करेक्शन कर लेंगे, जब उन दोनों के मैग्नेटिक नेचर में करेक्शन हो। मैग्नेटिक मतलब एक मैग्नेटिक और एक नॉन मैग्नेटिक हो, तब इसका यूज करते हैं। ये किसके लिए यूज होता है? ये ये Fe3O4 के लिए यूज होता है। ये क्या होता है साहब? ये आपका प्योर ये मैग्नेटिक नेचर का होता है, दूसरा वाला नॉन मैग्नेटिक नेचर का होता है। तो नॉन मैग्नेटिक मतलब इम्प्योरिटी नॉन मैग्नेटिक हो तो यहाँ चली आएंगी और मैग्नेटिक पार्टिकल यहाँ चली आएंगी। अब मेरी बात सुनिए, क्या हमने ओर का कंसंट्रेशन कर लिया? ठीक है, हमने ओर का कंसंट्रेशन कर लिया, स्टेप नंबर फर्स्ट कर लिया, ठीक है। अब हमें स्टेप नंबर 2 देना है। स्टेप नंबर 2 क्या है? इस ओर को ऑक्साइड में चेंज करना है, सही है। आपने जो ओर बनाया है उसको ऑक्साइड में चेंज करना है। तो सब ओर को ऑक्साइड में चेंज करने के दो ही तो मेथड है हमारे पास, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग है। तो रोस्टिंग किसके लिए यूज होता है? सल्फाइड ओर के लिए। लेकिन मुझे बताओ Fe2O3 और Fe3O4 इसमें कहीं सल्फाइड ओर है क्या? नहीं है। इसका मतलब रोस्टिंग यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे? कैल्सिनेशन। और साहब कैल्सिनेशन का मतलब होता है कि एयर की अब्सेंस में, एयर नहीं होना चाहिए, आपको केवल क्या करना, ये लो और फटाक से केवल हीट कर दो। बताया था ना भाई, सल्फाइड में तो एयर चाहिए, लिमिटेड एयर, सॉरी। और मेल्टिंग पॉइंट से लो पॉइंट पे आपको हीट करना है। जैसे मान लो कि आपका Fe2O3 इसमें हाइड्रेटेड होता है, पानी के क्रिस्टल भी होते हैं। जब आप इसका वॉशिंग करेंगे या हाइड्रोलिक करेंगे तो इसमें पानी क्रिस्टल भी होते हैं। इसको आप केवल हीट कर दो। आप केवल हीट करोगे तो देखो जरा, ये आपका ओर अलग हो गया, सही है। ये कौन सा ओर है? ये ऑक्साइड ओर है, ऑक्साइड ओर। ध्यान सुनिए, याद है मैंने क्लास में बताया था कि हाइड्रेटेड ऑक्साइड कैल्सिनेशन किसके लिए किया जाता है? हाइड्रेटेड ऑक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, इन सभी के लिए कैल्सिनेशन यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे आप हीट करेंगे तो अगर हाइड्रेटेड ऑक्साइड है तो पानी चला जाएगा और केवल ऑक्साइड आपको मिलेगा। तो आयरन के मेटलर्जी में ना, जब आप ओर लेते हैं ना, तो उस ओर को जैसा आप कंसंट्रेशन करते हैं तो उससे आपको हाइड्रेटेड ऑक्साइड आयरन का ओर मिलता है। और हीट करने पे केवल देखो ये आयरन का ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। हमें क्या चाहिए था? हमें जो ओर मिला था उसी को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना था। हमने स्टेप नंबर 2 में कर लिया। अब स्टेप नंबर 3 क्या है साहब? स्टेप नंबर 3 ये है कि आपको रिडक्शन करना। कितना सिंपल प्रोसेस। रिडक्शन मतलब आपके पास ये Fe2O3 है, आपको इसमें से ये ऑक्सीजन हटाना है, तो क्या रिडक्शन करना पड़ेगा। मुझे बताओ Fe कहाँ पे है? तुम बताओ तीर्थ पटेल, इस रिएक्टिविटी सीरीज में Fe कहाँ पे है? बीच में है, बीच में है ना। तो क्या यूज करते हैं इसके लिए? क्या यूज करते हैं? स्मेल्टिंग यूज कर। इसके लिए स्मेल्टिंग, इसके लिए केवल हीट, और इसके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। सिंपल है। तो मुझे बता दो, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग रिडक्शन अगर आपको करना है आयरन का, तो हम किस प्रोसेस से यूज करेंगे? स्मेल्टिंग प्रोसेस से। तो हेडिंग क्या बनेगा? इसका हेडिंग क्या है? स्मेल्टिंग ऑफ आयरन। क्यों? क्योंकि यदि किसी में कोक कार्बन मिला दिया जाए तो उसे स्मेल्टिंग कहते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जय पटेल समझ में आ रहा ना? तीर्थ पटेल समझ में आ रहा है सबको? प्रियंक समझ में आ गया ना स्मेल्टिंग क्यों बोला मैंने? तो ये तीसरा स्टेप है, स्मेल्टिंग देखते हैं। अब साहब सबसे अधिक तकलीफ बच्चों को यहाँ होती है कि सर ये स्मेल्टिंग तो बड़ा खतरनाक है, सर 10 में भी पढ़ा था, और इसको ब्लास्ट फर्नेस बोलते हैं हिंदी में वात्या भट्टी बोलते हैं, हमें गुजराती में नहीं पता।
लेकिन इसको ब्लास्ट फर्नेस के नाम से जाना जाता है, ब्लास्ट फर्नेस। सही है। अब प्रश्न ये है कि सर ये 10 में भी था, आप समझ में थोड़ा कम आया था, पता नहीं क्या चलता है, सब देख रहे हैं, सब पता नहीं क्या क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, आप देखिएगा, जैसे बताऊंगा ना साहब, आप कभी जीवन में भूलेंगे नहीं। सुनिए, आपने सुराही देखा ना, सुराही भाई, इसमें मिट्टी के सुराही तो ऐसे तो आते हैं। ये देखो, मैं थोड़ा सा ड्राइंग में थोड़ा वीक हूँ, लेकिन फिर भी बनाता हूँ। सबने सुराही देखा है? ऐसा कोई प्राणी जिसने सुराही ना देखा हो? नहीं देखा हो तो मैं सुराही बनाता हूँ। ये देखो, ये सुराही है, ये रहा सुराही, ये सुराही हो गया। ध्यान से सब लोग सुनना, आप सब लोग ध्यान सुनिए, मैं फिर से लिख देता हूँ। यहाँ मैं ब्लास्ट फर्नेस बना रहा हूँ, ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस मतलब ये हुआ कि स्मेल्टिंग, आयरन की स्मेल्टिंग ब्लास्ट फर्नेस में कराया जाता है। अच्छा, मान लो कि ये इंसान है, ये क्या इंसान है, ये अपने आप पे लीजिए, ये इंसान है, ये इंसान का पेट निकला हुआ है, इंसान का पेट है, ये इंसान का गला है। भाई इंसान ऊपर से चालू होगा, नीचे चालू तो नहीं होगा ना। ये इंसान का गला है, गला समझते हैं ना, ये इंसान का गला है। तो जरा मुझे बता दो, गला की इंग्लिश में क्या कहते हैं? थ्रोट ही तो कहते हैं। देखो, ये इंसान का गला है, समझ नहीं पाया यार भैया, इसको इंसान मानो ना, यहाँ से लेकर इंसान मानो। चलो चालू करते, ये इंसान है, ये इंसान का गला है। गला मतलब थ्रोट, गला। इंग्लिश में यदि आपको बचपन में आंख कान नाक की स्पेलिंग सिखाई गई होगी तो आपको गला, गला मतलब गर्दन, ये जो गर्दन है इसकी इंग्लिश सिखाई गई होगी। इसकी इंग्लिश क्या होती है? थ्रोट। समझ नहीं पाया? तीरथ पटेल, क्या आपको थ्रोट मतलब गला पता था पहले? पता है। शुभम पता था? हाँ सर। ओके ठीक है, अब ध्यान सुनना, अब सुनते जा। तो ये हो गया गला इंसान का, और ये इंसान का हो गया पेट, और साहब पेट को कहते हैं बेली, ये कहते हैं पेट। ये रहा इंसान का पेट, देखो कितना बड़ा पेट है ना, ये कितना बड़ा पेट है, देख रहे हो, ये है बेली। तो जरा मुझे बता दे, आप याद करेंगे ना, इंसान का थ्रोट गला ये रहा, इंसान का पेट ये रहा, पेट मतलब बेली हो गया। सही है। और ये जिस, ये मान लो ये अर्थ पे रखा होगा ना, ये पूरा चीज, ये जो भी माता भट्टी बहुत बड़ी चीज होती है, ये जमीन पे ही तो रखा होगा। जमीन मतलब अर्थ, और अर्थ को हम लोग बोलेंगे हर्थ। अर्थ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे हर्थ। ये जिस पे रखा होगा इसको बोलेंगे हर्थ, HEARTH। वैसे अर्थ में चूल्हा, चूल्हा होता है, चूल्हा मतलब जिसमें किसी चीज को बनाया खाया, बनाया हो जाता है, कोई चीज पकाया जाता है, उसे चूल्हा बोलते हैं। तो जरा मुझे एक बात बता दो, क्या ये इंसान का ये गला है? क्या ये इंसान का ये पेट है? पेट मतलब बेली है, पेट मतलब बेली है। क्या ये इंसान जिस अर्थ पे रखा है, जिस ये जो उपकरण, ये जो मशीन जिस अर्थ पे रखा होगा उसको हर्थ बोलेंगे, हर्थ, हर्थ, HEARTH। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? बता दो, क्या मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं? ठीक है, यहाँ तक सही बात है? देख लो साहब, सही है ना? अब याद करो, ये जो आपका इंक्लाइन प्लेन है ना, ये इंक्लाइन प्लेन को ध्यान से देखो, इसको और इसको ध्यान देखो। यहां से देखो हम क्या कर रहे हैं, यहां से और यहां से, यहां से और यहां से गर्म हवा भेजा जा रहा है इसके अंदर, इसके अंदर देख रहे हो ना। फिर से सुन लीजिए, ये पूरी एक इंसान का शरीर, ऐसे गला, ऐसे पूरा पेट, ये सब ब्लास्ट फर्नेस की निशानी है। एक सुराही देख लीजिए, ये सब ब्लास्ट फर्नेस होता है, जिसमें कार्बन की स्मेल्टिंग किया जाता है, जो कि स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 3 से हम लोग इसमें ऑक्सीजन हटा देंगे और मेल्ट फॉर्म में हम आयरन को पाएंगे। मैं एक बार फिर बताऊं, आपको ये जो नीचे हर्थ दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको ना, यहाँ पे आपको ना आयरन मिलेगा। लास्ट प्रोसेस में मिलेगा, अभी बताता हूँ कैसे मिलेगा। यहाँ पे आपको आयरन मिलेगा, आयरन। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? आयरन। भाई हमारा यही तो प्रोसेस था। हमारे पास क्या था, मुझे बात बताओ। हमारे पास सेकंड स्टेप में यही तो था, Fe2O3 था। अब हम रिडक्शन क्यों करा रहे हैं? ताकि बेचारा ये हट जाए, ये हट जाए, इसका ये बिल्कुल मेरा दिमाग काम कर नहीं कर रहा है। कैसे हटाएंगे? सर कार्बन मिला दो ना। कार्बन मिला दिया, लेकिन साहब कार्बन मिलाएंगे तो कुछ इम्प्योरिटीज भी होगा ना, तो स्लैग भी मिलाएंगे, स्लैग, SLAG, स्लैग भी मिलाएंगे, फ्लक्स भी मिलाएंगे, फ्लक्स भी मिलाएंगे। बिल्कुल हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत सिंपल लगेगा। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं पूरा प्रोसेस अपना लूंगा, पूरा प्रोसेस कर लूंगा, कार्बन मिला दूंगा, स्मेल्टिंग हो जाएगा,
तो मुझे Fe तो मिलेगा, Fe तो मिलेगा, और इस Fe के ऊपर यहाँ पे स्लैग मिलेगा। स्लैग कैसे मिलेगा ये बताता हूँ साहब। ये जो Fe है ना, ये इस Fe को पिग आयरन कहते हैं, पिग आयरन। देखना कहाँ पे गलती उस बच्चे ने किया था, आपका जेई का स्टूडेंट है जो सिलेक्शन हुआ था, उसकी गलती कहाँ हुई थी मैं आपको बताता हूँ। अब इस पिग आयरन को आपको गुजराती में क्या बोलते हैं हमको नहीं पता, हिंदी में क्या बोलते हैं हमें नहीं पता, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस से जो आपको आयरन मिलता है, जो कि मेल्ट फॉर्म में मिलता है, वो होता है पिग आयरन। और ये हमारे लिए बिल्कुल बेकार है, इसका कोई यूज नहीं, बिल्कुल बेकार है, कोई यूज नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं, फिर से सुनिए। ये इंसान का गला है, ये इंसान का पेट है, और ये नीचे हर्थ है, और यहाँ से गर्म हवा के झोंके हमने पास किए। काम चालू, सही है। मुझे बताओ, मुझे एक बात बता दो, स्टेप नंबर 2 से, स्टेप नंबर 2 से हमें क्या मिला? सर आपको स्टेप नंबर 2 से ये मिला, क्या मिला? Fe2O3, सही है। सर अब आपको क्या करना है? आयरन है तो हमें रिडक्शन कराना। सब लोग ध्यान सुनिएगा, हमें क्या करना है? रिडक्शन करना है। सर आयरन कहाँ पाया जाता है? रिएक्टिविटी सीरीज में बीच में पाया जाता है, तो बीच में पाया जाता था सर, आप रिडक्शन कार्बन से कर लीजिए। कर लिया मैंने। सर इसका नाम होता है स्मेल्टिंग, लो स्मेल्टिंग भी कर लिया। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने कार्बन से इसकी क्या कर दिया? रिडक्शन करा दिया। लेकिन जैसे कार्बन से रिडक्शन कराएंगे साहब, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी होगा, कुछ फ्लक्स होगा इम्प्योरिटीज। तो आप बोलोगे सर ऐसा करो ना, इसमें आप कोई फ्लक्स मिला दो। मिला दिया। अब इन तीनों का यूज करो। क्या क्या यूज करो? ये तो आपके पास स्टेप नंबर 2 से था, ये आपने कार्बन लिया क्योंकि आपको रिडक्शन कराना है तो कार्बन तो लेना पड़ेगा। फ्लक्स क्यों लिया? सर इसमें आपको पता है ना, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रह जाती है जो कि इनफिजिबल है, जो मेल्ट नहीं होता, तो लास्ट में आप फ्लक्स मिला दीजिएगा, जो कि स्लैग बना लेगा और उसको पर तैरता रहेगा, तो बाद में निकाल लेना, ठीक है। अब सुनिए जरा ध्यान से। अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये समझो बच्चों, सबसे ऊपर यहां से चार्ज डालते हैं। चार्ज कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सुनिए चार्ज क्या है मैं बताता हूँ। सबसे ऊपर यहाँ से आपको चार्ज भेजना अंदर की तरफ, यहाँ से आपको चार्ज भेजना। सर ये चार्ज क्या है साहब? स्टेप नंबर 2 से आपको मिला था कि नहीं मिला था? मिला था। क्या आपको स्मेल्टिंग कराना था कि नहीं कराना था? तो ये दोनों तो आप जानते हैं ना, लेकिन इम्प्योरिटीज भी तो होगा, तो उसके लिए आप ये लाइमस्टोन मिला लेना। ये लाइमस्टोन क्या है? ये लाइमस्टोन फ्लक्स ही तो है, सॉरी हाँ फ्लक्स ही तो है। फ्लक्स है ना भाई, मेटल का कार्बोनेट, भाई ये फ्लक्स है। क्या सभी को समझ में आ गया हमने चार्ज क्यों मिलाया? अब सुनो, ये चार्ज आपने यहाँ पे मिला दिया, ये चार्ज आपने मिला दिया, ये चार्ज आपने मिला दिया, ठीक है। यहाँ तक एक बार फिर सुनिए। आपके पास ऐसे इंसान का एक सुराही है, आप नीचे से गर्म हवा के झोंके भेज रहे हैं और ऊपर से चार्ज मिला रहे हैं। बस आपको दो ही चीज याद रखना है और कुछ मत याद रखना। अब करना क्या, आगे सुनिए, ध्यान सुनिएगा। आपने क्या किया मैं एक बार फिर याद दिला दूं। आपके पास ये सुराही था, यह बड़ा सा पेट है, ये बड़ा सा पेट है, और ये ऐसे है। यहाँ से गर्म हवा के झोंके आपने पास किया, ठीक है। सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से पास किया, गर्म हवा के झोंके पास कर दिया, और यहाँ से आपने चार्ज यहाँ मिला दिया, चार्ज मिला दिया, सिंपल है। अब जैसे चार्ज क्या क्या मिला है साहब? सेकंड स्टेप में सर हमें Fe2O3 मिला, सही है। सर कार्बन से रिडक्शन कराना है, लेना पड़ेगा। सर आप कोई अगर कोई इम्प्योरिटीज आ जाए, फिलहाल इसमें इम्प्योरिटी जो आती है उसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट CH3 यूज करते हैं, ले लिया। ये चार्ज हमने तीनों यहाँ पे मिला दिया, चार्ज मिला रहा है, नीचे से गर्म हवा आ रहा है। अब ब्लास्ट फर्नेस में आपको 4 जोन मिलेगा, 4 जोन, 4 प्रकार के जोन मिलेगा। चिंता नहीं करनी है, मैं पहले जोन का नाम ले रहा हूँ। एक कंबस्शन जोन जहाँ पे ये जलेगा, एक रिडक्शन जोन जहाँ पे ये रिडक्शन होगा। भाई पहले तो ये जलेगा, पहले ये बर्न होगा, ठीक है। रिडक्शन मतलब रिडक्शन तो हमें जरूरी था भैया, रिडक्शन अगर हम नहीं कराएंगे तो बेचारा ऑक्सीजन इसका पीछा छोड़ेगा ही नहीं, हमें Fe नहीं मिलेगा। लेकिन मान लो तुम Fe बना भी लिए तो फायदा क्या है? इसके ऊपर तो इम्प्योरिटीज भी तो होगा, तो आपको स्लैग फॉर्मेशन वाला भी एक जोन चाहिए। क्यों? ताकि ये स्लैग बना ले और लास्ट में फ्यूजन मतलब मेल्ट, मतलब ये जो मेरी बात ध्यान सुनना, देखो बहुत टफ नहीं है, फिर से सुनो। जब आप चार्ज मिलाएंगे तो सबसे पहले चार्ज बर्न होगा, चलेगा, ठीक है साहब, बर्न हो गया। उसके बाद रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन क्यों कराएंगे? क्योंकि सर आपके पास ये जो Fe2O3 है ना, अगर आपने इसका रिडक्शन नहीं कराया तो सर ये ऑक्सीजन इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। आपने रिडक्शन भी करा दिया, Fe मिल गया।
लेकिन साहब ये जो Fe मिलेगा इसके आसपास तो इम्प्योरिटीज भी तो है, तो आप स्लैग बना लो सर, स्लैग बना लो, बना लिए स्लैग। भाई आपने कैल्शियम कार्बोनेट क्यों मिलाया था? स्लैग बनाने के लिए मिलाया था ना। अब स्लैग इसके आसपास बन गया, ये ऊपर स्लैग हो गया। अब स्लैग को आप साइड से निकाल लो। लेकिन सर ये जो Fe है इसको मेल्ट भी तो करना है, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में, अगर बाय द वे कई Fe मेल्ट नहीं होंगे, कुछ सॉलिड में ही बचे होंगे, तो इसको मेल्ट कर दो तो Fe लिक्विड बन जाएगा। Fe लिक्विड, समझ में आ रहा? 4 जोन अभी अभी जब बताऊंगा तो आप चिंता ना कर, आपको तुरंत समझ में आएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ब्लास्ट फर्नेस में 4 जोन यूज करेंगे। सबसे पहले जो चार्ज जैसे आएगा वो कंबशन होगा, जलेगा, फिर रिडक्शन होगा, फिर आपका Fe बन जाएगा। इस Fe के ऊपर इम्प्योरिटीज होगी तो स्लैग फॉर्मेशन करेंगे, स्लैग को बाहर निकाल लेंगे, फिर फ्यूजन मतलब मेल्ट करेंगे। मेल्ट क्यों करेंगे? क्योंकि मुझे ये जो Fe है ना वो मेल्टेड फॉर्म में चाहिए, लिक्विड फॉर्म में चाहिए, और इसी को पिग आयरन बोलते हैं, पिग आयरन। और ये हमारे लिए बहुत ही बेकार होता है, ये किसी काम लायक नहीं होता। तो सर जब काम लायक नहीं होता तो इतना प्रोसेस क्यों किया? अभी बताते हैं। पहले तो ये 4 प्रोसेस समझा दे। क्या कुछ तो समझ में आ रहा ना? कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा। शुरू करते हैं, जब जैसे मैं लास्ट करूंगा ना देखिएगा सब समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं, ध्यान सुनिएगा। हाँ, मैंने इसका नाम नहीं लिया, इसका नाम बता दूं। ये जो गर्म हवा जो पास कर रहे हैं ना, ये टाइगर जोन से पास करता है। टाइगर जोन, टाइगर जोन इसका नाम होता है, टाइगर जोन। ये जो है ना टाइगर जोन, टाइगर जोन से गर्म हवा पास करते हैं, टाइगर जोन से ना। ये कंबशन जोन है, ये बेड है, ये जो भी अभी अभी थोड़ी समझ में आ जाएगा, चिंता ना कर। तो देखो जरा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखो, सबसे ऊपर पहले चार्ज डालते हैं, चार्ज, ठीक है, और नीचे से टाइगर जोन से गर्म हवा पास करते हैं। ये 2 चीज तो मैं बता चुका हूँ, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है यहाँ तक? मुझे बता दो क्या चार्ज ये है? हाँ सर, आ गया। ठीक है, यहाँ तक ये चार्ज है। अब ध्यान सुनना, तो मुझे एक बात बताओ, चार्ज में हमारे पास ये 3 चीजें, 1 2 3। तो सबसे पहले कंबशन होगा। कंबशन मतलब आप नीचे से गर्म हवा भेज रहे हैं ना, नीचे से गर्म हवा भेज रहे हैं, तो ये कार्बन सबसे पहले कंबशन करके CO2 और हीट बनाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ ना कि जैसे ये कंबशन होता है ना, इतनी ज्यादा एनर्जी, इतनी ज्यादा टेम्परेचर ब्लास्ट फार्नेस में मतलब इंक्रीज हो जाता है। जैसे आपने कंबशन कराया ना, कंबशन मतलब जलाना, भाई किसी चीज को जलाओगे तो वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा ना। फिर से सुन लीजिए, तो जैसे टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हो जाता है ना, उसी टेम्परेचर की हेल्प से ये जो CO2 बना है ना, ये जो CO2 बना है, भाई ऊपर से आप चार्ज मिलाते जा रहे हो, चार्ज मिलाते जा रहे हो, तो चार्ज मिलाओगे तो जो कार्बन होगा वो तो जल के CO2 बनाएगा, लेकिन जो भी चार्ज मिलाओगे उसमें कोक तो कुछ तो मिलेगा ही ना, कोक बचेगा। तो ये CO2 जो बना है ना कंबशन से, ये CO2 क्या करता है, इस कोक्स की सहायता से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। एक बार फिर सुन लीजिए भाई, आप ऊपर से चार्ज मिलाएंगे, नीचे से गर्म हवा की झोंके पास करेंगे, तो सबसे पहले कंबशन होगा। कंबशन मतलब ये आपका जो कोक है ये जलेगा, CO2 बना लिया। लेकिन ऊपर से आप चार्ज तो मिलाते जा रहे हैं ना, ऊपर से आप चार्ज मिलाते जा रहे हैं, तो ये जो CO2 है ना, इस CO2 के बनने से बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। इसके कारण ये जो CO2 है ना, ये कोक से मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड ही बना देगा। मैं इसको पढ़ता हूँ। रिलीज हीट विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस। जो इसमें जो एनर्जी रिलीज हुई है वो फर्नेस के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, और हाई टेम्परेचर पे CO भी बन जाता है। ठीक है यहाँ तक? भाई आप पर से आपने चार्ज मिलाया, चार्ज में कार्बन था, कंबशन हुआ तो CO2 बन गया। फिर आप चार्ज मिलाते जा रहे हैं, चार्ज मिलाते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ने से ये जो CO2 है ना, ऊपर से जो चार्ज है उससे कार्बन से मिलकर CO भी बना लेता है। ठीक है, एवं बोथ रिएक्शन और कंबशन रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन आपका कंबशन रिएक्शन। ठीक है, अब आगे सुनिएगा, ध्यान से सुनिए, यहां तक कोई दिक्कत? कंबशन वाला प्रोसेस ये हो गया। सेकेंड स्टेप देखिए, तो कंबशन जोन में क्या हुआ जरा मुझे बता दो। कंबशन जोन में ये टेम्परेचर, मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने आयरन की मेटलर्जी में मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने अलिंगन डायग्राम में एक बातें बताई थी कि एक टेम्परेचर ऐसा है जिसके इधर CO आपका ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होता है, और एक टेम्परेचर ऐसा है जिसमें कोक आपका अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? हमें वही यहाँ पे ध्यान हाँ देना। सर। अब सुनो, तो कंबशन जोन में क्या होता है? कंबशन जोन के बारे में ध्यान सुनिएगा। कंबशन जोन, सबसे पहले ऊपर से चार्ज आया, नीचे से गर्म हवा अपने पास के CO2 बना। जैसे CO2 बना, इस ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर बढ़ा,
ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर बढ़ने से ये जो CO2 है ना, ये चार्ज के कोक से वापस में रिएक्शन करके CO बनाया। अब कंबशन जोन में वास्तव में रिएक्शन कौन सी हुई, तो हमने क्या किया, इस रिएक्शन को ऐड किया, तो ये CO2 कैंसिल आपका, सही है। और ये आपका क्या बचा, कार्बन और कार्बन, 2 कार्बन, और ये O2 मिलके आपका CO बनाया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिला जो ऊपर जाएगा और ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ओर के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। क्यों, क्योंकि हमें, अच्छा मैंने आपको एक बात बताई था ना, याद आ रहा कि नहीं याद आ रहा, कि कंबशन जोन में, सॉरी अलिंगन डायग्राम में बताया था कि इस टेम्परेचर पे CO अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि कार्बन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मैंने आपको बताया था, आप वहां देख लीजिए। तो मैंने क्या बोला, कंबशन जोन में हमें क्या मिला, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिला। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऊपर जाएगा और क्या करेगा, आप जो ऊपर से जो चार्ज मिला रहे हैं, चार्ज में Fe2O3 है, तब तो हमें रिडक्शन भी तो कराना है, सेकंड स्टेप रिडक्शन का ही तो है। रिडक्शन के लिए आपका CO गैस ऊपर जाएगा और उसका रिडक्शन करेगा। यहाँ से हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिला जो ऊपर जाएगा और ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ओर के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, अब देखो ये तो काम कर लिया अपना, ये तो काम कहाँ कर लिया, कंबशन जोन में। ये बेचारे ने CO बना के भेज दिया किसके पास, इसके पास, सही है। अब यहाँ पे अब रिडक्शन वाला प्रोसेस शुरू हो गया, रिडक्शन। देखो यार, ये रहा रिडक्शन जोन, सही बात है। मुझे बताओ आपके पास कंबशन जोन से क्या मिला, CO। अब ये CO इसका क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। आपको एक नॉलेज की बात बताता हूँ, जरा इस बात को याद रखिएगा। यह ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन का टॉपिक है, यहाँ बता देता हूँ, सुन लीजिए। ये जो Fe3O4 होता है ना, Fe3O4 ना वास्तव में ना दो चीज से मिलकर बना होता है, एक FeO और एक Fe2O3, इन दोनों का मिक्सचर होता है Fe3O4। ये बात याद रखिएगा, ये जस्ट फॉर नॉलेज है कि कभी आपको Fe3O4 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो एक आप इसका निकाल लीजिए, इसका निकाल लीजिए, इसका कितना आएगा +2, इसका +3। समझ नहीं पाया यार, मेरी बात सुनो, जब कभी भी Fe3O4 का क्वेश्चन आ जाए तो गलती से यहाँ पे निकाल के 8/3 मत कर देना। Fe3O4 ना वास्तव में ना उसमें 3 कार्बन, सॉरी 3 Fe है जो इस फॉर्म में रहते हैं, इस फॉर्म में रहते हैं और इस फॉर्म में रहते हैं। तो यहाँ पे +3 और यहाँ पे दोनों क्या है, सॉरी यहाँ पे +2 है, यहाँ पे दोनों क्या है, +3 है। आप एवरेज निकाल लीजिए, एवरेज निकालेंगे तो 8/3 आ जाएगा। समझ नहीं पाए, अरे एवरेज निकाल लो ना, 2 का कितना होगा 6, ये कितना होगा 6 2 8 /3। देखो यहाँ +8/3 आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो अगर हमसे कोई पूछे Fe3O4 में प्रत्येक कार्बन की, सॉरी प्रत्येक Fe की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो आप बोलेंगे सर एक का +2 है, 2 का +3। क्यों, क्योंकि ये आपका वास्तव में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा मैंने ये, चलो काम की बातें शुरू करता हूँ, रेडॉक्स की बात थी। तो हमने सबसे पहले इसका रिडक्शन कराया, जैसे रिडक्शन कराया ना, तो रिडक्शन कराएंगे तो ये Fe3O4 बनेगा। ठीक है, Fe3O4 बनेगा, बना Fe3O4, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये Fe3O4 बन गया। अब ये जो Fe3O4 है ना, Fe3O4 देखना ये स्टेप यहाँ रुकता नहीं है। वैसे मैं चाहता तो डायरेक्ट बना देता, डायरेक्ट मतलब कि सर आपने क्या बोला कि आप लो Fe2O3 ले लो और इसमें रिड्यूसिंग एजेंट मिला दो, वो तो अलिंगन डायग्राम पे डिपेंड करेगा, इस टेम्परेचर से नीचे CO, इस टेम्परेचर नीचे कार्बन। ठीक है, तो सर लास्ट में Fe मिलने वाला है। भाई आप ऑक्सीजन को हटाएंगे तभी तो रिडक्शन बोलते हैं और इसकी प्रेजेंस से हटाएंगे। लेकिन चूंकि हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं इसलिए पूरे स्टेप में देखेंगे कि कैसे रिडक्शन वास्तव में होता है। लास्ट में आपको यही मिलेगा, यही मिलने वाला है। अब सुनिए, ध्यान सुनिएगा। तो Fe3O4 मिला, और ये जो Fe3O4 मिला है ये रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास है, ये इसको Fe ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। इसके बाद हमारे पास ये है कि ये क्या करेगा, लास्ट के स्टेप में इसमें कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, सर आपने तो यहाँ पे CO लिया है, मेरी बात समझिएगा, सर आपने यहाँ पे CO लिया है, CO से रिडक्शन करा रहे हैं तो Fe मिल जाएगा। तो सर यदि आप कार्बन ले लेंगे तो क्या ये काम नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कार्बन भी इसको रिड्यूस करके ना Fe में कन्वर्ट कर देगा। देखो यदि आप कार्बन मिलाते हैं तब भी कर देगा। भाई आप चार्ज मिलाएंगे तो वहां पर कार्बन भी तो है, भाई आप ऊपर से चार्ज मिलाते जा रहे हैं तो कार्बन भी तो है, लेकिन ये कंबशन जोन से CO भी बना है। तो अगर कोई भी Fe ऑक्साइड भी है ना तो ये दोनों हेल्प करते हैं इसको रिडक्शन करने में, ये बात याद रखिएगा। और अगर आपको याद हो तो मैंने अलिंगन डायग्राम में बताया था कि इस टेम्परेचर से, जरा ध्यान सुनिएगा, इस टेम्परेचर से नीचे CO अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है और इसके ऊपर कार्बन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कुल मिला के CO
और कार्बन जो 4 से मिल रहा है, ये तो कंबशन जोन से मिला, ये दोनों आपके आयरन के ऑक्साइड को आयरन में मेल्ट कर देते हैं। अगर मुझे बता दो पहला कंबशन जोन समझ में आ गया, यहाँ से CO बनता है। रिडक्शन जोन मतलब ये CO आके इसको रिड्यूस करेगा और Fe मेटल में कन्वर्ट कर देगा। अब तो बन चुका साहब, लेकिन ये जो Fe बन गया उसमें और टेंशन क्यों, क्योंकि इसमें तो अलग से इम्प्योरिटी भी तो होगी, और ये इम्प्योरिटी क्या है, इनफिजिबल है, मतलब ये गलेगा नहीं, तो क्या करोगे, फ्लक्स मिला दो इसमें, बात खत्म। सर फ्लक्स क्यों मिलाएंगे, अरे साहब ये फ्लक्स रहा ना, ऊपर से जो चार्ज मिला रहे हैं कब का काम आएगा, अब तो काम आने वाला है इसका। तो तीसरा कौन सा जोन है, स्लैग जोन। तीसरा कौन सा जोन है, देखिए स्लैग जोन बताता हूँ, थोड़ा सा हैंग हो गया। तीर्थ पटेल मेरी बात समझ में आ रही है ना, सिंपल तो है ना, टफ तो नहीं है ना। देखो स्लैग जोन क्या होता है, ये रहा तीसरा स्लैग फॉर्मेशन जोन। अब देखो जरा, सबसे पहले आपके पास ये क्या है, ये Fe है, ये Fe है, इसके ऊपर क्या है, ये इम्प्योरिटीज है, सही है। अब आप क्या करो, मुझे एक बात बताओ, जरा ध्यान सुनना। जैसे मान लो कि ये आपने चार्ज लिया, ये क्या चार्ज, ये चार्ज है, ये आपने चार्ज लिया, चार्ज ऊपर से मिला रहे हैं, तो जब चार्ज मिलाएंगे तो ये पहला वाला तो ये कंबशन जोन करेगा। कंबशन जोन मतलब सी है, नीचे से गर्म हवा आएगा तो CO2 बनाएगा, दोबारा सब रिएक्शन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। अब यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड इसके पास आएगा, तो ये रिडक्शन वाला काम कर देगा, कर दिया काम, ये दोनों काम तो खत्म। लेकिन ये जो है ना, ये स्लैग बनाएगा। स्लैग कैसे बनाएगा, ध्यान सुनिए। सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा, क्यों, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है तो ये इस फॉर्म में टूट जाएगा। CO2 गैस है तो ये तो बाहर निकल गया। लेकिन साहब मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड होता क्या है, बेसिक इम्प्योरिटीज, तो क्या मिलाएंगे, एसिडिक, एसिडिक तो ये क्या बन फ्लक्स। जाएगा, स्लैग। और यहाँ पे ये देखो, ये रहा स्लैग। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान ध्यान सुनिएगा, अगर आपको याद हो तो मैं बताता हूँ। देखो मैं आपको याद दिला दूं, क्या दिखा दूं, क्या देखो, ये ऊपर देख रहे हो ना, ये देखो यहाँ पे देखो स्लैग है, ये क्या है, ये स्लैग। और देख रहे हो ना, यहाँ से स्लैग बाहर निकाल रहे, देखो स्लैग टेकन आउट, स्लैग बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे स्लैग बाहर निकाल रहा, देख रहे हो ना, स्लैग बाहर निकल रहा है, देखो ये स्लैग बाहर निकल रही है, ठीक है। अब आगे सुनिए, तो आपको 3 जोन समझ में आ गया, सर ये जोन समझ में आ गया, ये जोन पहला जोन तो यही था, उसके बाद दूसरा जोन ये शुरू हुआ, सब तीसरा जोन ये शुरू हुआ। लेकिन मान लो कि आपके पास कई ऐसे मेटल है जो मान लो ये Fe बन चुका है, लेकिन मुझे इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कोई बात नहीं, उसको हीट कर दीजिए, Fe लिक्विड हो गया। अब Fe जो लिक्विड बना है वो ब्लास्ट फर्नेस से जो सबसे नीचे वाला रास्ता है ना, उससे आप कलेक्ट कर लीजिए। देखो कैसे कलेक्ट करते हैं, सबसे नीचे वाला रास्ता देखो, ये देख रहे हो ना, सबसे नीचे रास्ता देखो, लिक्विड मेटल, ये देखो ना, कलेक्ट कर लिक्विड मेटल सबसे नीचे। तो कुल मिला के आपके पास लिक्विड मेटल बन चुका है। अब जरा मेरी बात ध्यान सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम टेम्परेचर कैसे याद करेंगे सर, कौन सा टेम्परेचर कहाँ होता है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, कोई क्वेश्चन कई बार पूछा है कि सर आपने जो 4 जोन बनाया है, 4 जोन मतलब सबसे पहले कंबशन होगा जिसमें CO बनेगा, अब CO आके इसका रिडक्शन करेगा जिसमें Fe बनेगा, Fe के ऊपर स्लैग बनेगा तो स्लैग फॉर्मेशन जोन होगा, और बाद में Fe को Fe में लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। तो सर ये क्या है, मेरी बात दोस्तों, कैसे याद करेंगे। आपको पता है ना, कंबशन जब भी करते हैं बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। तो सबसे ज्यादा कंबशन जोन में एनर्जी होती है जो 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस होती है, पहली बात होगी। दूसरी चीज है, यदि आपके पास कोई मेटल है और उसको आप लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तब भी आपको टेम्परेचर बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब दूसरा फ्यूजन या मेल्टिंग जोन का टेम्परेचर 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें कोई आयरन सॉलिड आयरन लिक्विड में कन्वर्ट होता है, दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा ध्यान सुनिएगा, जो स्लैग होता है ना, स्लैग फॉर्मेशन होता है, उसमें टेम्परेचर 3rd नंबर पे आता है, जो कि 800 से 1000 होता है। और सबसे लास्ट में रिडक्शन जोन, जिसमें टेम्परेचर बहुत ही नॉर्मल मतलब 300 से 700 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 4 टेम्परेचर सबसे अलग, सबसे ज्यादा किसका, कंबशन का, उसके बाद फ्यूजन या मेल्टिंग जोन का, उसके बाद स्लैग फॉर्मेशन का, और सबसे लास्ट सबसे कम किसका, रिडक्शन जोन का। ब्लास्ट फर्नेस के ये 4 जोन हो गए। 4 जोन के बारे में बहुत डिटेल बता दिया, और इस डिटेल में मैंने आपको चारों जोन के टेम्परेचर बता दिए। इससे बाहर प्रश्न नीट और जेईई या बोर्ड में नहीं आएगा। समझ में आ गया, कंबशन जोन, CO, कहानी यही से शुरू होगी भाई, यही इसको रिड्यूस करेगा, Fe बनाएगा, स्लैग बनेगा, फिर कहानी यहाँ तक जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन ये सर यहाँ तक समझ में आ गया तो फिर हैंग हो गया थोड़ी देर के लिए।
यहाँ तक किसी कुछ पूछना तो देख लो भैया, पूछ लो, समय है, क्योंकि मैं भी पढ़ाऊंगा 5 मिनट और ये समाप्त करूंगा टॉपिक में। नहीं सर, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया। हाँ देखो, इसके बाद तो तुम लोगों को काम खुद करना है भैया, थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़नी है, हमारा जो हाँ काम सर। कर दिया। ब्लास्ट फर्नेस जो नीचे वाला जो हर था ना, जो सुराही ऐसे बना है, यहाँ से हमने ब्लास्ट फर्नेस, यहाँ से हमने ये जो लिक्विड मेटल निकाल लिया, तो ये जो लिक्विड मेटल निकला इसको पिग आयरन बोलते हैं। पिग आयरन, ध्यान सुनिएगा, ब्लास्ट फर्नेस से जो आपने मेटल निकाला है ना, लिक्विड मेटल, उसको पिग आयरन बोलते हैं। अब इसको गुजराती में क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? गुजराती में क्या बोलते हैं इसको? नहीं सर, नहीं पता। कोई बात नहीं, इसको चेक कर लीजिए, हमें नहीं पता, चेक कर लीजिए। ठीक है सर। लेकिन पिग आयरन तो साहब हमारे लिए कोई यूज होता ही नहीं है, बेकार है, कोई यूज नहीं है, नॉट कोई यूज नहीं है इंडस्ट्री में। तो सर क्या बेकार हो गया इतना मेहनत? बिल्कुल बेकार नहीं हुआ। सुनो, जब भी कभी भी किसी भी आयरन में यदि कार्बन का परसेंटेज हाई हो तो वो बेकार लोहा माना जाता है, बेकार आयरन माना जाता है। मेरी बात समझिए, जो पिग आयरन होता है, पिग आयरन में जो Fe होता है मात्र 93% होता है, और कार्बन आपका 5% होता है। 5% बहुत होता है, और इसीलिए जैसे मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो कि मेरे पास एक डिजिटल पेन है। अब ये डिजिटल पेन बहुत ही हार्ड है, बहुत हार्ड मतलब अगर आप इसको थोड़ा भी करेंगे टूट जाएगा। लेकिन हमें तो ऐसा लोहा चाहिए ना, जैसे मान लो अभी घर बन रहा हो, कोई बन रहा हो, तो ऐसे सरिया आपने जो छड़ देखा है ना, उसको ऐसा मोड़ो मुड़ जाएगा ना, पता चला इसको ऐसा मोड़ो और टूट गया। तो सब पिग आयरन ऐसे ही होता है, एक तो बहुत हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब आपने चौक देखा, चौक जो स्कूल में लिखने के लिए यूज किया जाता है, चौक, तो चौक क्या होता है? ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब हार्ड होता है, और थोड़ा भी चाहोगे चलो आप चौक को घुमा दे तुरंत टूट जाएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिटल। ब्रिटल आपने 9th में सुना होगा, कुछ और भाषा में सुना होगा। ब्रिटल, देखो ब्रिटल का मतलब होता है जो जिसको आसानी से मोड़ ना पाए, यदि आपने मोड़ने का प्रयास किया तो वो टूट जाएगा, उसको ब्रिटल कहते हैं, ब्रिटल। तो जो पिग आयरन होता है वो बहुत ही हार्ड होता है और वो ब्रिटल होता है। हमें क्या करना है, हमें इसका थोड़ा सा हार्डनेस कम करना है। ब्रिटल मतलब हम इसको थोड़ा सा ऐसे मोड़े तो ये टूटे ना, ऐसे मुझे ऐसा करना है। तो हमारे पास जो पिग आयरन है वो इंडस्ट्री में कोई उसका यूज नहीं, बेकार है कि उसमें कार्बन का परसेंटेज ज्यादा है। अब हमें ऐसा करना है, इसमें कार्बन के परसेंटेज को कम करना है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे कार्बन का परसेंटेज कम होगा वो हमारे लिए लोहा हमारे लिए यूजफुल होगा। क्या करेंगे, ध्यान सुनिए, कार्बन का परसेंटेज कम कैसे करेंगे? तो पिग आयरन को ना उसके बाद कास्ट आयरन में चेंज किया जाता है। 3 प्रकार के चेंज किया जाता है, ध्यान सुनो। पहले पिग आयरन जो हमारे लिए बेकार है, सबसे पहले पिग आयरन मिलता है, उसको हम चेंज करेंगे कास्ट आयरन। कास्ट आयरन जो थोड़ा लिए हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन अभी भी इसमें जो पहले इसमें कार्बन का परसेंटेज कितना, 5%। अब इसमें कार्बन का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 2.5 से 5%। कम हुआ कि नहीं हुआ? कम हुआ, तो थोड़ा बड़ा यूजफुल है, लेकिन अभी भी हमारे पास बेकार है। हम क्या करेंगे, इसमें कार्बन का परसेंटेज और कम करेंगे। इसी से लास्ट में निकाला जाता है रॉट आयरन। रॉट आयरन, और यही लोहा हमारे लिए यूज होता है, और यही लोहा सबसे अच्छा होता है। इसको आराम से फोल्ड करिए, मोड़िए, टूटे उटेगा नहीं। तो 3 प्रकार के लोहा है, याद रखिएगा। सबसे पहले हमें पिग आयरन मिलेगा जिसमें कार्बन परसेंटेज बहुत ज्यादा है, कास्ट आयरन मिलेगा जिसमें 2.5 से, यही इंपॉर्टेंट है, यही जे में आया था इंपॉर्टेंट। हर साल 2 साल में पिग आयरन, कास्ट आयरन, रफ आयरन होता क्या है, ये तीनों में से डिफरेंस क्या है, तीनों में से अच्छा कौन है, तीनों में किसका परसेंटेज ज्यादा है, या ब्लास्ट फर्नेस से कौन सा आयरन हमें मिलता है, ये सब पूछा जाएगा। तो क्या करते, क्या ध्यान सुनिए। तो जो पिग आयरन है ना उसको कास्ट आयरन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्या करो ना, जो आपको मिला है ना उसको दोबारा मेल्ट कर दो, रीमेल्टिंग। जो पिग आयरन है उसको फिर मेल्ट करो, फिर मेल्ट करो। और विथ स्क्रैप आयरन, स्क्रैप मतलब शुद्ध लोहा ले लो, शुद्ध लोहे मिला के लो उसको फिर, स्क्रैप आयरन मतलब जो प्योर लोहा हो, जो आपके पास थोड़ा सा पड़ा हो, उससे लेकर ना फिर मेल्ट करो, फिर दोबारा मेल्ट करो, फिर दोबारा मेल्ट करो। जैसे मेल्ट करोगे ना तो आपको कास्ट आयरन मिलेगा जिसमें कार्बन का परसेंटेज कम हो जाएगा, और जैसे जैसे कार्बन का परसेंटेज रिड्यूस मतलब कम होगा, लोहे की क्वालिटी और बढ़ती जाएगी। तो पिग आयरन, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन कैसे करते हैं, स्क्रैप आयरन में, इसका थोड़ा गुजराती देख लीजिएगा, हिंदी क्या है। स्क्रैप आयरन को मिला के इसको रीमेल्ट करते हैं, जिससे हमारा स्क्रैप आयरन से मिला के रीमेल्ट करते हैं, जिससे हमारा आपका कास्ट आयरन बनता है। लास्ट वाला क्या है सर, रफ आयरन। अब सुनिए, रफ आयरन क्या होता है, आप देख सकते हैं रफ आयरन में कार्बन का परसेंट कितना है, मात्र 0.2% है। इतना कम हो चुका है
ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म आयरन का होता है। सुनिए, पिग आयरन सबसे बेकार, कास्ट आयरन उससे ठीक ठाक, रॉट आयरन सबसे अच्छा होता है। रॉट आयरन सबसे अच्छा लोहा होता है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है, इसमें कार्बन का परसेंट सबसे कम होता है। हाईली मेलिएबल मतलब ये आराम से मेल्ट हो सकता है। डक्टिल, डक्टिल मतलब इसको घुमाओगे तो टूटे उठेगा नहीं, है ना। रफ आयरन इज फॉर्म, अब कैसे इसको बनाया जाता है साहब, आपने कास्ट आयरन जो बनाया है ना उसी को ऑक्सीडाइज कर दीजिए। जैसे इसे ऑक्सीडाइज करेंगे ना तो इसकी जो इम्प्योरिटीज है वो खत्म हो जाएगी, और इम्प्योरिटीज खत्म हो जाएगी तो कार्बन का परसेंटेज कम होगा, तो आपको रॉट आयरन मिलेगा। तो हमने क्या बोला, पिग आयरन, उसके बाद कास्ट आयरन, फिर रॉट आयरन, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ये है, उसके बाद ये है, इसके बाद ये है। अब करना क्या है, अब आपके पास एनसीईआरटी बुक्स के इसका जो रियल जो इसका डाटा है वो आपको निकालना है एनसीईआरटी बुक से, कि रफ आयरन किसे कहते हैं, उसका परसेंटेज क्या है, कौन सा कार्बन कितना परसेंट है, कैसे क्या है। मैं तो आपको समझा दिया ना कि ब्लास्ट फर्नेस से सबसे पहले पिग आयरन मिलेगा, पिग को कास्ट आयरन में चेंज करेंगे, फिर रफ आयरन में चेंज करेंगे। रफ आयरन सबसे अच्छा है। रफ आयरन कैसे बनाएंगे, कास्ट आयरन का रिडक्शन सॉरी ऑक्सीडाइज करेंगे जिसमें कार्बन का परसेंटेज कम हो जाएगा। ये तो मैं आपको बता दिया, लेकिन आपको एनसीईआरटी बुक से देखना भी है। अब एक बात सुन लीजिए, बच्चों को स्टील में थोड़ा दिक्कत होती है। पहली चीज बता दूं, Fe और स्टील ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। स्टील आपका लोहे का फॉर्म नहीं है, ये बात याद रखिएगा। स्टील इज नॉट फॉर्म ऑफ आयरन। सुन लीजिए, स्टील लोहे का फॉर्म नहीं है, स्टील एक एलॉय है। क्या आपको डी ब्लॉक में एलॉय पता है, डी ब्लॉक में एलॉय बताया था, दो मेटल है, दोनों को मेल्ट कर दो, दोनों को मिला दो, सॉलिड छोड़ दो, वो एलॉय हो जाता है। और जो स्टील होता है वास्तव में, स्टील में Fe आयरन और कार्बन इन दोनों को मिलाने पे स्टील बनता है, और ये एलॉय है, एलॉय। लेकिन जब हम नेचर से हमें क्या मिलता है, नेचर से हमें ओर मिलता है, और मतलब Fe2O3 मिलता है। काम शुरू करते हैं तब पिग आयरन मिलता है, पिग से कास्ट बनाते हैं, कास्ट के रॉड बनाते हैं, तो ये आयरन का फॉर्म है। लेकिन साहब ये तो हम खुद बनाते हैं, ये मैन मेड है, ये हम बनाते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, कार्बन का परसेंटेज 0.2 से 5% रखते हैं, साथ में Fe लगता है जो हमें नेचर से मिला है, और उसको मिलाने से फिर स्टील बन जाता है। ये बात याद रखिए, स्टील ऐसा होता है। एक बार फिर सुनिए, सबसे पहले क्या है, आयरन ओर है, स्मेल्टिंग करेंगे, फिर पिग आयरन मिलेगा, कार्बन का परसेंटेज 5% है। फिर कास्ट आयरन मिलेगा, कास्ट आयरन कैसे मिलेगा, अब पिग आयरन को क्या करिए, रीमेल्ट करिए स्क्रैप आयरन की प्रेजेंस में, तो कास्ट मिलेगा, इसमें कार्बन का परसेंटेज कम हो गया, थोड़ा सा हमारे लिए अच्छा हो गया। फिर इसके इम्प्योरिटीज को ऑक्सीडाइज कर दीजिए कास्ट आयरन में, ये तो जैसे इम्प्योरिटीज को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमको रॉट आयरन मिलेगा जिसमें कार्बन का परसेंटेज बहुत कम है। और स्टील क्या होता है साहब, स्टील एक एलॉय है जिसमें Fe और कार्बन को मिलकर बनाया जाता है, इसमें कार्बन का परसेंटेज ऐसा होता है। तो कल हम लोग कॉपर की मेटलर्जी पढ़ेंगे बच्चों। मैंने आज आपको पूरे मेहनत से आयरन की मेटलर्जी समझा दिया। मैं आपसे विनती करता हूँ कि सभी लोग एनसीईआरटी बुक से आयरन की मेटलर्जी अच्छे से रिवाइज कर लें। आयरन की मेटलर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी जेई में आया था और इस बार भी जेई के किसी न किसी पेपर में यह जरूर मिलेगा। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। कल की टाइमिंग भी बिल्कुल सेम है, आप चिंता मत करिए, इस वीक में आपको रेस्ट मिलेगा। कल की क्लास की टाइमिंग बिल्कुल सेम है, आपको नेक्स्ट क्लास में आपको समय मिलेगा। तो कल हम लोग बिल्कुल समय से मॉर्निंग में तैयार हो जाएंगे, ताकि ये कल ये लेसन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद का नया लेसन पढ़ेंगे। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, थैंक यू, और आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। चलिए थैंक यू सभी, लीव कर सकते हैं आप सभी लोग।